हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम आपके लिए ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान के पार्ट 7 में सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा को कराएगा क्रैक। सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, लू की प्रकृति कैसी होती है? तो जो लू है उसकी प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। अगला प्रश्न है, लू किस स्थान पर चलती हैं? तो लू उत्तरी भारत पाकिस्तान में चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, हबूब की प्रकृति कैसी होती है? तो हबूब की प्रकृति गर्म होती है। अगला प्रश्न है, हबूब किस स्थान पर चलने वाली हवाएं हैं? तो हबूब सूडान टारगेट अड्डा पर चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, चिनूक की प्रकृति कैसी होती है? तो जो चिनूक हवाएं हैं उनकी प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। अगला प्रश्न है, चिनूक किस स्थान पर चलती हैं? तो चिनूक राकी पर्वत पर चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, मिस्टल की प्रकृति कैसी होती है? तो जो मिस्टल हवाएं हैं उनकी प्रकृति ठंडी होती है। अगला प्रश्न है, मिस्टल किस स्थान पर चलती हैं? जो मिस्टल हवाएं हैं वह स्पेन व फ्रांस में चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, हर्मटन की प्रकृति कैसी होती है? जो हर्मटन हवाएं हैं उनकी प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। अगला प्रश्न है, हर्मटन किस स्थान पर चलती हैं? तो जो हर्मटन हवाएं हैं वह पश्चिम अफ्रीका में चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, सिरोको की प्रकृति कैसी होती है? तो सिरोको जो हवाएं हैं उनकी प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। अगला प्रश्न है, सिरोको किस स्थान पर चलती हैं? जो सिरोको हवाएं हैं वह सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, सिमून की प्रकृति कैसी होती है? जो सिमून हवाएं होती हैं उनकी प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। अगला प्रश्न है, सिमुक किस स्थान पर चलने वाली हवाएं हैं? जो सिमुक हवाएं हैं वह अरब मरुस्थल टारगेट अड्डा पर चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है? तो नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है इसे भारत का 0 माइल सेंटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? जो लक्षद्वीप समूह है वह अरब सागर में है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वह 3 देशों से लगती है। देश है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो जो केरल का तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो जो गोवा राज्य है उसकी सीमा सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मालदीव का गंभीर वातावरण किस धारा के कारण माना जाता है? सही उत्तर है उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका हिस्सा है? इसका सही उत्तर है गोंडवानालैंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हैं?
तो यह भारत और श्रीलंका जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही उत्तर है अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? सही उत्तर है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकटल क्या है? तो लोकटल एक झील है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद पंत सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? तो जो बालटोड़ा हिमनद है वह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह जोंक जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी किससे बनी होती है? तो जो ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी बनी होती है वह अम्लीय से बनी होती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो लेटेराइट मिट्टी है वह आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? तो जो भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी है वह तालोचन द्वारा बनी होती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वह है चावल। अगला प्रश्न है, राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। अगला प्रश्न है, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो मृदा की लवणता है वह चालकता या टेंसियोमीटर के द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर वर्षा कम से कम है? तो यह है 35%। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र में होता है? तो यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देती, वे अपतटीय हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? जो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह लद्दाख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो जो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि है वह दोआब कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो जो सिंधु नदी है वह कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो जो नर्मदा और ताप्ती और दामोदर ये 3 नदियां विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो यह देवप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बिहार की कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ज्वार नदी मुखी या मोहाना कौन सी नदी बनाती है? तो यह नर्मदा नदी बनाती है।
अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी है? इन दोनों के बीच नर्मदा नदी स्थित है। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी के तट पर है? तो सूरत शहर है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो यह लूनी नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है। अगला प्रश्न है, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो जो भारत के कृत्रिम बंदरगाह हैं वह चेन्नई और मद्रास बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो जो भारत में 12 मुख्य बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है? तो वह नीरी है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो यह अनुपात 31 से 34% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? जो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन हैं उन्हें सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो जो हरियाणा का प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है वह सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो पेरियार नेशनल पार्क है वह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन है। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष ज्वारी वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? तो सही उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, वैश्विक विरासत वन किसे कहा जाता है? तो जो वैश्विक विरासत वन है असम के काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय बायोस्फीयर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वह तेंदुओं और चीतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में वर्षा वन पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है? तो भारत में 4 पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है। अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका सही उत्तर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, चंदन के वृक्ष के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले के लिए बिलो कहाँ होता है? तो यह शंकुधारी वनों में होता है।
अगला प्रश्न है कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो कुगती वन्य पशु विहार है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, फसल के पैटर्न में बदलाव, समुद्र तट में बदलाव हो जाता है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है झूम कृषि अभी भी किस राज्यों में प्रचलित है? तो झूम खेती मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर राज्यों में अभी भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं की किस प्रजाति की खेती की जाती है? तो भारत में ब्रांड गेहूं की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती फसलें कब लगाई जाती हैं? जो मध्यवर्ती फसलें स्थानापन्न फसलें हैं जो तब लगाई जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में विफल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है रबी फसल के मौसम के दौरान भारत में कौन से फसल समूह उगाए जाते हैं? तो ये हैं गेहूं, सरसों, चना। अगला प्रश्न है पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए? खनन के लिए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कपास, चाय, तांबा, अब्रक्का है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य समूह भारत में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित होता है? तो वह है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो बागान कृषि का उत्पादन गैर खाद्य फसलें करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में जो फसलों का क्षेत्रफल है वह खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% है। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो यह पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही? तो जो हरित क्रांति है वह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में सफल रही। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? जो हरित क्रांति है उसका संबंध गेहूं से है। अगला प्रश्न है HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो इसे नई कृषि नीति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत है? तो यह 60% कृषि में कार्यरत है। अगला प्रश्न है भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो पीली क्रांति का संबंध है वह तिलहन उत्पादन से होता है। अगला प्रश्न है जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यह जलवायु क्षेत्रों की संख्या 127 है। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो जो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को लगाना और व्यवस्था करना है। अगला प्रश्न है किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को तालाब का सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है जादूगढ़ा का संबंध किससे है? तो जादूगढ़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का तुम्मालापल्ली विश्व मानचित्र में आया है किसके लिए सबसे अधिक जमा पाया गया है? इसका सही उत्तर है यूरेनियम जमा की खान के लिए भंडारण है। अगला प्रश्न है केरल राज्य किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है
ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? तो यह पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? जो रानीगंज है वह कोयला क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो झारखंड राज्य सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुंदमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जाने वाले लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो यह मंगलौर, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ है? तो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र अरब सागर का प्रायद्वीपीय शेल्फ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक मात्रा में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है? तो यह ऑफशोर मुंबई हाई करता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित है? तो यह छोटा नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो यह कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई? सही उत्तर है रूस की सहायता से की गई। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह भद्रावती में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? तो यह कांडला बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है? तो यह सतलुज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? तो यह सतलुज नदी को पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो जो नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वह नर्मदा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जो हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो सलाल विद्युत परियोजना है वह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों में है? तो यह तमिलनाडु और केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली की लगातार कमी क्यों हो रही है? क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि इसका उत्पादन में वितरण नहीं बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, किशनगंज परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो यह पाकिस्तान के बीच का विवाद है। अगला प्रश्न है, कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यह तापीय ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है, तारचल किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नजदीक कौन सा समुद्री बंदरगाह है? तो यह पारादीप बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पारादीप और हल्दिया बंदरगाह स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो जो कोलकाता है वह नदी बंदरगाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किससे जुड़े हैं? तो जो कोलकाता और दिल्ली हैं वह NH2 मार्ग से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह पेरम्बूर
जो कि चेन्नई में है स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो जो कोंकण रेलवे है वो रोहा मैंगलोर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है मृत्यु दर की दी गई अवधि में मौतों की संख्या क्या है? तो यह मैक्रो है या समष्टि में होने वाली है। अगला प्रश्न है एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आई उसे क्या कहते हैं? तो उसे अप्रवासन कहते हैं। अगला प्रश्न है जन्म दर माप क्या है? तो जो जन्म दर माप है वह 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वह दिल्ली राज्य का है। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर की दशक में दर्ज की गई है? तो वह 1911 से 21। अगला प्रश्न है कौन से केंद्र शासित प्रदेश लड़के लड़कियों के अनुपात में सबसे कम है? तो वह है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य ने पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की है? तो वह है नागालैंड। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 1991 तथा 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो यह थी 1.93%। अगला प्रश्न है नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? सही उत्तर है 77.7%। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं? तो यह उच्च दर और गिरती मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? तो वह समाजीकरण है। अगला प्रश्न है जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में कितनी कमी आई? तो वह 4 गुना आई है। अगला प्रश्न है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह केरल में है। अगला प्रश्न है कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय गोंड समुदाय है। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव है वो वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में किस चीज की वृद्धि हुई है? तो यह अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? तो वह कच्छ खाड़ी को किया है। अगला प्रश्न है किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र स्थल है? तो यह है दार्जिलिंग का। अगला प्रश्न है आपटनी किसका प्रमुख आदिवासी समूह है? तो वह अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वह दक्षिणी गंगोत्री है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।